नागौर के सरासनी गांव में एक सीमेंट कंपनी अपना काम शुरू कर सके, इसके लिए पुलिस सुबह 5:30 बजे खेतों में पहुंच गई। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो आप सब ने अलग अलग वीडियो में देख लिया। कंपनी क्रेशर का काम शुरू कर चुकी है, यानी कल की तारीख में जो लक्ष्य कंपनी ने रखा उस लक्ष्य को पूरा करने में जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी कामयाब रही। और कल की तारीख में कंपनी का लक्ष्य एक सिंपल सा था, कंपनी को कल काम शुरू करना था और क्रेशर लगाने का जो काम है वो कंपनी ने शुरू कर लिया है। ये स्थिति कल हुई। और दूसरी तरफ जो धरने पर बैठे किसान थे उनका लक्ष्य था कि कंपनी को काम शुरू नहीं करने देना है। लेकिन इन दो पक्षों के बीच में एक तीसरा पक्ष और है, वो तीसरा पक्ष बना प्रशासन। पुलिस प्रशासन कह दो, जिला प्रशासन कह दो। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की एंट्री के बाद किसान कमजोर पड़े, कंपनी हावी हुई और 8 जनवरी की तारीख में किसानों को धरना स्थगित करना पड़ा। यहां तक का घटनाक्रम हो गया। अब इसकी जड़ के पीछे जाते हैं। इस वीडियो में यही बात करेंगे, जो कल जितना भी एपिसोड हुआ या जो कुछ भी हुआ वो आप सबको पता है, सबने वीडियो देख लिए। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, ये पूरा मामला है क्या? ये मामला कोई वर्ष 2024 का नहीं है, बहुत साल पहले जाना पड़ेगा। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी को नीलामी में ये ब्लॉक आवंटित हुआ है, डे हरिमा सरासनी। ये जो सीमेंट ब्लॉक है ये इस कंपनी को आवंटित हुआ नीलामी में। उसके बाद जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी ने वर्ष 2021 में यहां जमीन लेनी शुरू करी और सबसे पहले शुरुआत की सरासनी गांव से। यहां सीमेंट ब्लॉक है 3B2। इस सीमेंट ब्लॉक के लिए कंपनी ने सरासनी गांव में वर्ष 2021 में जमीन लेने का सिलसिला जब शुरू किया तब गांव के किसानों को प्रति बीघा 8 लाख रुपए दिए गए। और इस गांव में करीब करीब 2900 बीघा जमीन है, जिसमें सरकारी लैंड करीब 800 बीघा है, बाकी की किसानों के पास है। जो बाकी की जमीन जो किसानों के पास है 800 बीघा सरकारी के अलावा, वो भी करीब करीब का आंकड़ा है मेरे पास, उनमें से करीब 500 बीघा जमीन किसानों से ली गई है, बाकी की जमीन किसानों के पास ही है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि प्रति बीघा 8 लाख रुपए किसानों को दिए गए वर्ष 2021 में। तो अब तकलीफ क्या आ रही है, फिर विवाद किस बात का है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखिए, जहां सीमेंट कंपनी आती है वहां कई तरह के अनऑफिशियली स्टेक होल्डर शामिल हो जाते हैं। जहां भी सीमेंट कंपनी आएगी वहां कई तरह के टेंडर होंगे, कई तरह के काम होंगे और उस जो बिजनेस होगा उससे पैसे बनेंगे। ये सारा मसला है पैसों का, रुपयों का मसला है। ये मसला भी रुपयों का ही है। पहले तो सरासनी गांव के किसानों ने, जमीन के मालिकों ने 8 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से जमीन बेच दी, रजिस्ट्री करवाई गई। लेकिन बाद में जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था। बाद में ये हुआ कि जो लोग अड़ गए, जिन्होंने कहा मुझे तो नहीं बेचनी है, लेकिन कंपनी को वो खेत इसलिए खरीदना जरूरी था क्योंकि वहां लाइमस्टोन था, वो जमीन कीमती थी, तो कंपनी ने ऐसे लोगों को 11 लाख रुपए प्रति बीघा दिए उसी गांव में। ऐसे उदाहरण है वहां। ये अनऑफिशियल है क्योंकि रजिस्ट्री उन्होंने 8 लाख रुपए प्रति बीघा की ही कराई। लेकिन गांव में देखो, गांव की बात छुपी हुई नहीं रहती, पता चल जाता है कि गांव में एक व्यक्ति को क्या प्राप्त हो रहा है, दूसरे को क्या प्राप्त हो रहा है। तब गांव के लोगों को अचंभा हुआ कि कहां तो 8 लाख रुपए प्रति बीघा और कहां 11 लाख रुपए प्रति बीघा। ये बात यही खत्म नहीं हुई। फिर आगे का जो मसला वो और भी दिलचस्प है। फिर बारी आई बदाना की, क्योंकि बदाना गांव में कंपनी ने सीमेंट प्लांट लगाया है। सरासनी में तो वो जगह है जहां से जमीन से खनन किया जाएगा किसानों के उन खेतों से जो खरीद लिए गए। अब बदाना गांव में जब कंपनी ने प्लांट लगाना तय किया
तो वहां पर जमीन की जो कीमत है वो 11 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से दी गई। बहुत सारे किसानों ने दी, लेकिन यहां भी बहुत सारे किसान समझदार निकले। मैं उनको समझदार ही कहूंगा, अपनी अपनी सबकी देखो समझ होती है। जिन लोगों को ये पता चला, जिन किसानों को या खेत के मालिक को, कि इस कंपनी को मेरा खेत लेना जरूरी है क्योंकि यहां सीमेंट प्लांट लगेगा और मेरा खेत खरीदे बिना कंपनी का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपनी ने इसी जगह पिन पॉइंट प्लांट लगाना तय किया है और इस प्लांट के लिए इतना बीघा जमीन चाहिए। तो जो चतुर थे, जो समझदार थे, वो अड़ गए। बदाना में जब ऐसे लोग अड़े तब रेट बढ़ी, तब उनको इतने रुपए दिए कि उनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। करीब करीब कुछ ऐसे किसान हैं जिनको लेकर ये खबर आई कि उन्हें 25 लाख रुपए प्रति बीघा तक दिए गए। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, क्षेत्र के किसानों को पता है। कोई मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को पता है। लेकिन पूरे नागौर जिले या राजस्थान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको इस पूरे मसले का वाकई वास्तविक स्थिति क्या वो नहीं पता। तो कहां तो सरासनी में 8 लाख रुपए प्रति बीघा, फिर 11 लाख रुपए प्रति बीघा, फिर कुछ किसानों को 25 लाख रुपए प्रति बीघा। ये दिए क्यों गए? कंपनी की अपनी मजबूरी है, व्यापारी है वो। व्यापारी तो यही चाहेगा कि मुझे जमीन सस्ती कीमत पर मिले। और ये जो सीधी डील है व्यापारी और किसान के बीच, और कोई इसमें मीडिएटर नहीं है। मीडिएटर वही लोग हैं जो बीच में पंचायती करते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं। वो किसान के पास पहुंचते हैं तो किसानों को समझना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे। तो कुछ ने 8 लाख में बेच दी, कुछ ने 11 लाख में बेची। कुछ जो समझदार थे, जिनका दिमाग वर्क किया, जिन्हें पता था कि कंपनी की मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा, उन्होंने 25 लाख भी लिए। तो ये एक तो हो गई वो जमीन जहां पे पत्थर निकलेगा, लाइमस्टोन, और वो है सरासनी गांव की जमीन, बदाना गांव की जमीन जहां पर प्लांट लगेगा। तो 8 लाख के बाद 11 लाख रुपए दिए, कुछ को 25 लाख रुपए दिए। अब एक और कैटेगरी है इसमें। देखिए 3 तरीके का ये प्रकरण है, इसको 3 तरीके से समझा जा सकता है, ऐसे कोई समझ ही नहीं सकता। जब बहुत बारीकी से मैंने लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों से, तब ये बात पता चला। एक तो ये है कि जो खनन करने वाली जगह, दूसरी वो जगह जहां पे प्लांट लगेगा, तीसरी वो जगह है जहां से खनन किया हुआ पत्थर प्लांट तक पहुंचेगा। यानी जहां खनन हो रहा है वहां से लेकर प्लांट तक पहुंचने तक का जो बीच की जगह है, उस जमीन की भी बहुत वैल्यू है। तो ये कैटेगरी और है। खनन और प्लांट के अलावा तीसरी कैटेगरी ये है, जैसा अंबुजा में है, जो मुंडवा से होकर कभी गुजरे हो तो उनको पता है, जो बीच की जो जगह है वो भी कीमती हो गई। वहां भी इसी तरीके से रुपए दिए गए अलग अलग कैटेगरी में, किसी को कुछ दिए, किसी को कुछ दिए। भाई वो सीधी बात है, जब व्यापारी और किसान के बीच या जमीन के मालिक के बीच सौदा होता है तो ऐसा ही होता है। ये तो होता नहीं कि सबको एक समान रुपए मिलेंगे, वो एक समान रुपए से खरीदेगा। ये इसी तरीके से हुआ। शुरुआत में लोगों को लगा कि 8 लाख रुपए भी बहुत दे रहे हैं बीघा के। फिर जब 11 लाख मिलने लगे तब लगा कि हमारे साथ ये चीटिंग हो गई। फिर 11 लाख वालों को ये पता चला कि कईयों ने तो 25 लाख ले लिए, तब 11 लाख वालों ने सोचा हमारे साथ भी चीटिंग हो गई। फिर 25 लाख के भी पार 1-2 आंकड़े हैं। तो ये इतना कुछ हुआ है इस पूरे क्षेत्र में। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी ने पूरी जमीन खरीद ली। अब कंपनी को जमीन खरीदनी है। हमें जो पता चला है वो डैम है। जो बात मैंने बताई, 2 तरह की जमीन कंपनी खरीद चुकी है, एक तो प्लांट वाली और एक वो जहां खनन करना है। अब जहां से खनन होगा वहां से प्लांट तक माल पहुंचाने के बीच की जो जमीन है, वो जमीन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो अब उन किसानों को कम से कम समझना चाहिए कि उन्हें अपनी कीमत ठोक बजा कर लेनी है। तो वैसे लोगों को पता है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, लोग समझदार है, इतने झटके खाकर लोग समझ गए। तो ये असली कहानी है इस पूरे मैटर की। अलग अलग जो जमीन के भाव थे उस कारण से ये पूरा विवाद शुरू, और लोगों को बुरा लगा। देखो सामान्य सी बात है, किसान है, उसको लगा कि अच्छे पैसे दे रहे, ठीक है देनी तो पड़ेगी तो दे दी। बाद में पता चला कि धोखा हो गया। लेकिन इसमें से भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं। अब इसका दूसरा पहलू,
जिन्होंने 8 लाख रुपए में बीघा में जमीन बेची, मान लो बहुत 20 बीघा खेत था, किसी का 30 बीघा, किसी का 40 बीघा, तो रुपए बहुत आए। अब उन किसानों ने दूसरी जगह जमीनें ले ली है, ज्यादातर किसानों ने, और वहां दूसरी जगह जमीन जो ली गई है उसमें अलग अलग कैटेगरी है। किसी ने 2 लाख बीघे में ली है, किसी ने 2.5 लाख बीघे में ली है, किसी ने 1.5 लाख बीघा में ली है। यानी 8 लाख में बेची और 2 से 2.5 लाख रुपए बीघा में ली। दूसरी जगह आस पड़ोस में ही, ज्यादा दूर लोग नहीं गए, आस पड़ोस का जो क्षेत्र है चारों तरफ, वहां आस पड़ोस में ही ली गई है। तो ये एक चीज, एक इसका पहलू यह है। अब इसमें आती है आगे की बात। अब एक और पहलू इस पूरे मामले का है, हर क्षेत्र में पैसे वाले लोग होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं, यहां भी है। जब लोगों को ये पता चला कि कंपनी इस तरीके से जमीन खरीद रही है और अलग अलग दरें हैं, तो जो संपन्न लोग थे, पैसे वाले, उन्होंने किसानों से जमीन ले ली इनडायरेक्टली और पैसे दे दिए। फिर जमीन का मालिक कौन हुआ? वो व्यक्ति जो जमीन का लेन देन कर रहा है, फिर उसने कंपनी से ठोक बजा के पैसे लिए। ये भी हुआ है। ये व्यापार एक तरीके से इस पूरे मसले में हुआ। सीमेंट का प्लांट लगना है, रोजगार मिलना है, लेकिन रोजगार पहले ही मिल गया लोगों को। ये तो प्लांट लगा है, रोजगार मिलते मिलते मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे अवसर बना लिया और इस अवसर को भुना लिया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी अड़े हुए हैं, जिन्होंने किसानों से जमीनें ली पैसे देकर, उनसे कंपनी लेना चाहती, लेकिन वो कंपनी से अभी मोल भाव कर रहे हैं, करेंगे मोल भाव, क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो इन्वेस्ट करेगा वो रिटर्न तो लेगा। लेकिन अब सवाल यही है कि अब जिन्होंने 8 लाख में बेच दी, वो 11 लाख या 15 लाख या 20 लाख की उम्मीद कर रहे हैं कि हमसे गलत कीमत में जमीन ले ली, क्या उन्हें वापस 8 लाख की बजाय 20 लाख मिल पाएंगे? क्या 12 लाख रुपए कंपनी अतिरिक्त देगी? क्योंकि अभी जो सरासनी के किसान हैं वो 20 लाख मांग रहे हैं कि उन्हें 8 लाख की जगह 20 लाख दिए जाए, तो कंपनी को पर बीघा प्रति किसान को 12 लाख रुपए और देने होंगे इस हिसाब से। तो और ये दूर की कौड़ी है, दूर दूर तक ये नहीं दिख रहा। इतनी आसानी से कंपनी नहीं मानने वाली। इसका एक बता देता हूं, कितने ऐसे मामले हुए हैं नागौर में जहां पुलिस 5:30 बजे गई हो। एक थाने की नहीं, कई थानों का पुलिस का जाब्ता सुबह 5:30 बजे खेतों में गया। किसके लिए? एक कंपनी को वहां पर क्रेशर लगाना है। उस क्रेशर लगाने के दौरान रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए। तो इससे अंदाजा लगाइए कि कंपनी क्या सोचती है, सिस्टम क्या सोच रहा है और किसान किस तरफ है। ये बिल्कुल एकदम साफ, जो बिल्कुल साफ पानी या साफ कांच की तरह दिख रहा है। अब इसमें किस कारण से ये हो रहा है, इसके पीछे आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। जैसा हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अफसरों ने डील की है। उनका आरोप है कि मुझे मेरे विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि अधिकारियों ने डील की है। उन्होंने सीधा सीधा नागौर एसपी का बकायदा ट्वीट में नाम लिखा, आरोप लगाया, पद लिखा नागौर के जिला पुलिस अधीक्षक। तो ये बहुत बड़ी और बहुत गंभीर आरोप नागौर पुलिस पर लगा दिया नागौर के सांसद ने। आरोप लगाने वाला कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, भारत के चुनिंदा उन ताकतवर लोगों में है जो देश में कानून बनाते हैं, देश की रीति नीति बनाते हैं। उस ओहदे पर बैठे हुए सांसद ने नागौर के पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए हैं, तो पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए था। उम्मीद तो ये थी कि बेनीवाल के ट्वीट के नीचे नागौर पुलिस का ट्वीट आएगा, क्योंकि पहले ट्वीट आया था एक मामले में, तो हमें उम्मीद थी कि नागौर पुलिस पक्का ट्वीट करेगी, इस आरोप का जवाब देगी। लेकिन ऐसा इस मामले में हुआ नहीं। अब 1 करोड़ रुपए का आरोप लगा दिया। लगाने वाला नागौर के नेता हैं, नागौर के नेता के अलावा वो सांसद है, एमपी है। एमपी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे विश्वस्त सूत्रों से मुझे ये पता चला। अब सोचिए वो विश्वस्त सूत्र कौन है, पुलिस की बात कौन बताएगा? अगर कुछ हुआ है तो, या कुछ भी बात हुई होगी इसमें, कुछ ना कुछ तो देखो इसमें एक्टिविटी हुई है, पुलिस को कहीं से निर्देश मिले होंगे, प्रशासन को मिले होंगे,
लेकिन ये बात नेताओं तक कैसे पहुंची? तो वो विश्वास सूत्र कहां से निकले? पुलिस के ही लोग होंगे, जाहिर सी बात है, जो आसपास मंडराते हैं, उन्हीं में से किसी ने सूचना कर दी होगी। ये बड़ी सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने के लिए बहुत आसान है ये। अब अफसर इस बात को समझे या नहीं समझे, ये एक अलग बात है। हो सकता है उनको लगे कि किसी और ने कहा होगा, लेकिन इसमें पैसे वाली बात एक अलग ये पक्ष है। लेकिन कुछ बातें तो सांसद तक पहुंची ही होगी, तभी जाके सांसद ने ये ट्वीट किया है। ऐसे तो किया नहीं होगा, क्योंकि वो सांसद है। और बेनीवाल जितने भी आरोप लगाते हैं, एक ये और इसका पक्ष है, उसमें घूम फिर कर बहुत सारे आरोपों में बहुत सारी बातें फिर सच निकल जाती है। तो ये कोई बात नहीं है कि लोग इस ट्वीट पे विश्वास करें या नहीं करें, क्योंकि पुरानी जो स्थिति रही है उसमें ये हुआ है कि बहुत सारी बातों में फिर वो बातें निकली है जो बेनीवाल ने आरोप लगाए। बहुत सारे मामलों में कुछ बातें कम निकली, कुछ ज्यादा निकली, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि वो बात बिल्कुल झूठी निकली। ये कभी नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ उस मैटर में निकला ही निकला। जितने भी ट्वीट आज तक किए, कम से कम पिछले 4-5 सालों में, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। और जो विश्वास सूत्र है वो कौन है? वो जाहिर सी बात है पुलिस के ही लोग हैं। कोई एसएचओ होगा, कोई एसएचओ के ऊपर का अधिकारी होगा, या कोई ऑफिस का कोई पुलिसकर्मी होगा जो आसपास पूरे दिन अफसरों के मंडराते रहते हैं और एक तरीके से कहते हैं कि उनके वेल विशर बने हुए हैं गुड बुक में, और वो गुड बुक वाले ही सूचना करते हैं। और तो कौन करेगा? कहां से पता चलेगा बताओ? तो जो भी लिखा गया ट्वीट में वो बहुत मतलब ऐसा है कि अचंभे वाली बात है कि एक एमपी ने ये बात लिखी है कि एसपी ने काम शुरू करवाने का ठेका ले लिया। कितनी बड़ी बात है ये। अब सोचने के लिए तो लोग सोच लेते हैं कि आरोप लगाया है। अरे भाई, लिखने वालों को देखिए कि ये आरोप किसने दिया है। कोई नागौर के किसी आम व्यक्ति ने ये आरोप नहीं लगाया, नागौर के एमपी ने आरोप लगाया है। आप इस बात को इस नजरिए से मत देखिए कि आरोप हनुमान बेनीवाल ने लगाया। हनुमान बेनीवाल सांसद है, सांसद ने आरोप लगाया है, ये महत्वपूर्ण बात है। और जिस ढंग से लगाया और आगे जो चेतावनी दी है वो देखना ये होगा कि 2-3 दिन बाद जब हनुमान बेनीवाल नागौर आएंगे तो वो क्या किस तरह का रिएक्शन करेंगे, क्या वाकई में ऐसा करते हैं जैसा उन्होंने लिखा है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। और बाकी आरोप जितने सबक के लिखे वो तो ट्वीट पर आप जाकर पढ़ ही सकते हो, लेकिन इसमें जो विश्वास सूत्र है वो कौन है ये देखना भी बड़ा रोचक है। पता चलना चाहिए लोगों को कि विश्वास सूत्र कौन है, ऐसे लोग कौन है जो उस तरफ भी है और इस तरफ भी है, ऐसे लोग कौन है जो दोनों तरफ है, ऐसे लोग भी। यहाँ नागौर में बहुत चीज साफ है, बिल्कुल चीज स्पष्ट है कि आज की तारीख में प्रशासन हनुमान बेनीवाल के बिल्कुल विपरीत है। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, रत्ती भर भी, बिल्कुल विपरीत है। अच्छा, विपरीत जब सिस्टम है उस स्थिति में भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो सूचना दे रहा है? और इस बात के सबसे ज्यादा चांस इस बात के हैं कि वही लोग सूचना दे रहे जो रोज दिन में 2 बार या हर दूसरे दिन या रोज दिन में वहां ऑफिस में चक्कर लगाते हैं, या ऑफिस के ही आदमी हैं, और तो कोई सूचना नहीं दे सकता। अच्छा, इस पूरे मामले में भी धरने पर बैठे लोगों को पता भी चल गया था कि पुलिस आ रही है, और वो सतर्क भी हुए, उन्होंने कोशिश भी करी, लेकिन गांव से धरने तक आने के रास्ते पर पुलिस मौजूद रह गई थी। पुलिस ने इंतजाम ठीक किए थे, इस कारण से लोग कम संख्या में पहुंच पाए। और फिर जो घटनाक्रम हुआ आपने वीडियो में देखा, लेकिन उसके अलावा एक और घटनाक्रम हुआ, वो भी बताना जरूरी है। जो वहां पर नेता थे धरने के, प्रतिनिधि मंडल उसको कह दो, उनको बुला लिया नागौर के पंचायत समिति सभागार में। ये लोग यहां बैठे वार्ता करते रहे। इन्हें बड़ी साफ एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दिया प्रशासन ने कि या तो मान जाओ हमारी बात, नहीं तो ये धरना हटेगा, या फिर ये बात मानो कि 2 माह का समय दिया जाए, नहीं तो कार्रवाई आवश्यक जो जरूरी रहेगी, जो कानूनी, वो हम करेंगे। उसके बाद इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, जो प्रतिनिधि मंडल था, और ऑप्शन नहीं बचा तो फिर ये धरना स्थगित हुआ। कोई राजी खुशी धरना स्थगित नहीं हुआ। जो प्रतिनिधि मंडल आया था उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये बात वापस कह दी है
कि कोई राजी खुशी समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित नहीं हुआ है। स्थगित होने के पीछे दबाव था और उन्हें मानना पड़ा। माना क्योंकि कम संख्या में लोग थे, जो ज्यादातर जो मजबूत थे वो इधर बैठक में आ गए, पीछे गांव के लोग रह गए, उधर भी पुलिस इधर भी अधिकारी, और दोनों तरफ से इस ढंग से इनके साथ ये हुआ। लेकिन फिर सवाल यही है कि ये झगड़ा क्या है? ये झगड़ा पैसों का है। घूम फिर कर सबके लिए ये पैसे की लड़ाई है। किसी ने इस पूरे मुद्दे में इस बिंदु पर बात नहीं करी कि पर्यावरण का कितना नुकसान होगा। ये जो कंपनी है ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या करेगी? जो खेतों में खनन का दोहन होगा उसकी एवज में स्थानीय लोगों को क्या दिया जाएगा, क्या प्राप्ति होगी? कोई बात नहीं कर रहा इस पर। किसानों ने भी नहीं करी। कल मीडिया गया था वहां पर, और ये बाकी तो करे ही क्यों? कंपनी क्यों करे जब यहां के लोग ही नहीं कर रहे हैं? सबको ये पड़ी है कि 8 लाख दिए, दूसरों को ज्यादा दिए, किसी को कुछ पड़ी है, और कुछ लोग इस बात पर नजर गाड़े हुए हैं कि कब ये प्लांट पूरा हो, कब नए ठेके यहां आए, कब लोग ठेकों में इन्वॉल्व हो। सबको पैसे कमाने हैं, लेकिन इस तरफ कोई नहीं देख रहा है कि यहाँ के पर्यावरण का क्या होगा। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खेजड़ी के पेड़ हैं खेतों में, और दूसरे पेड़ भी है, लेकिन खेजड़ी सबसे ज्यादा है। तो जब जमीन का दोहन होगा तो खेजड़ी कहां से बचेगी? लेकिन किसी ने इस बिंदु पर बात ही नहीं करी। कोई बात नहीं कर रहा कि कंपनी इसे लेकर क्या स्थिति साफ कर रही है पर्यावरण को लेकर। अब जाहिर सी बात है, प्लांट लगा है तो कंपनी को एनओसी तो मिली है। बदाना गांव के लोगों को इसका कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा, या उन्हें कितना फायदा मिलेगा? सरासनी के लोग कितने रोजगार ले पाएंगे? डे के लोग कितने रोजगार ले पाएंगे? इस पर कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ इसी बिंदु पर बात हो रही है। किसी को पैसे ज्यादा दे दिए, किसी को कम दे दिए, और इसी के चक्कर में ये धरना डिस्टर्ब हुआ कल, और ये हालात बने। अब देखना ये कि इसमें आगे क्या रहता। बाकी नेताओं की तरफ से दोष लगाए जा रहे हैं, ये सब चल रहा है। अब इसमें सच क्या है ये तो देखो अधिकारी जाने और नेता जाने। आम लोगों को या मीडिया को तो ये बात कोई सच बताने वाला है नहीं। हम लोगों के सामने या आपके सामने ये चीजें केवल आरोप की शक्ल में ही रहेगी। कभी हमें पता नहीं चलेगा कि सच्चाई क्या है। बस यही बात हमेशा रहेगी कि आरोप लगाया था और इन पर आरोप लगा था, और किसी ने सूचना दी थी इस कारण आरोप लगा था। ना तो ये पता चलेगा कि नेताओं तक सूचना किसने पहुंचाई, ना ये पता चलेगा कि ये क्यों हुआ। तो कुछ पता नहीं चलने वाला है। बस हम लोग देख सकते हैं, कुछ लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, बाकी लोग बैठ के वीडियो देखिए, यही सब चल रहा है। अंबुजा के मामले में भी लास्ट में ऐसा ही हुआ। डाके 3 पात हुए, नतीजा कुछ नहीं निकला। वहां पे काम चल रहे हैं, बाहर के लोग काम कर रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने छोटे मोटे ठेके ले लिए, वो उससे राजी है। अब उनके लिए तो सालाना के लाखों रुपए कमाने का वो प्रबंध है, कुछ लोगों के लिए, 3 4 5 लोगों के लिए। लेकिन बाकी मुंडवा को क्या मिला? बाकी मुंडवा को धुआं मिल रहा है, और यही बदाना में होने वाला है। बदाना हो या आसपास के गांव हो, इनको धुआं मिलने वाला है, और वो भोगेंगे फिर इन चीजों को, देखते रहेंगे। जैसा जहां भी प्लांट लगे, बहुत सारी जगह ऐसा ही हुआ है, भयंकर पर्यावरण को नुकसान हुआ है। इसे लेकर कोई बात नहीं करना चाहता कि कंपनी इसे लेकर क्या करेगी, हम लोगों को रोजगार देगी नहीं देगी, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कंपनी क्या करेगी, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन घूम फिर के ये बात यही है कि ये बात 2021 के आसपास से शुरू हुई और अभी 2024 चल रहा है, लेकिन ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। अभी उनको एक जमीन और खरीदनी है, वो खरीदनी पड़ेगी कंपनी को। तो कम से कम उस समय किसान सतर्क रहे। अगर लगता है लोगों को कि हमारा हक मारा गया, तो जहां से खनन हो रहा है जहां पर, और जहां पर प्लांट लगा है, इसके बीच का जो रूट है, उस रूट की जमीन को खरीदना पड़ेगा कंपनी को। तो वहां कंपनी से ठोक बजा के पैसे लिए जाए। अगर सरासनी के किसान को नहीं मिले, तो जब कम से कम तो डे का किसान है, वो तो इस बात के मजे ले हैं कि सरासनी वालों के साथ ठगी की है तो मैं बदला लूंगा। तो सब लोग एकजुट हो, तब जाकर तो कंपनी से ठीक ठीक पैसे ले पाएंगे। क्योंकि ये बात 2 लोगों की है, एक तो कंपनी और एक खेत के मालिक की। तीसरा इसमें कोई है ही नहीं। तीसरा वही है जो रजिस्ट्री करवाते हैं, बीच बिचौलिए, और बाद में वो लोग होंगे जो प्लांट लगने के बाद जो वहां के ठेकेदार होंगे, और वो हमेशा ही होता आया है।
उसमें नेता लोग सिफारिश भी करते हैं, अपने लोगों को ठेका भी मिलता है। ये सामान्य सी बात है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन अब बुरा सबको लगता है कि इसको मिल गया मुझे नहीं मिला। ये फिर बुराई उसमें लोगों को दिखने लगती है। लेकिन अगर कोई रोजगार करना चाहता है, कोई काम कर रहा है, बदले में उससे कंपनी पैसा दे रही, तो इसमें क्या बुरा है? हर आदमी अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। कोई ठेकेदार है, कोई पुलिस में काम कर रहा है, कोई आर्मी में है, कोई पत्रकार है, कोई नेता है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वो जब प्लांट पूरा डेवलप हो जाएगा, तब नेताओं के कार्यकर्ता ठेके लेंगे, फिर मौज करेंगे। फिलहाल नजर इस बात पर है कि अब आगे क्या रहेगा। ये तो एक बार के लिए चैप्टर समाप्त सा हो गया है। नमस्कार।